ओके, तो अब चैप्टर अंडरस्टैंडिंग खत्म एंड लेट्स हैव अ क्विक एक्सरसाइज ऑन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इससे हमें ये पता चलेगा हमें कितना समझ आया है और जहां रिवीजन की जरूरत है हम कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस ऑलवेज अ केमिकल चेंज। तो यहाँ पे फिजिकल और केमिकल चेंजेस के ऊपर ही सारे क्वेश्चन होंगे, जिससे इतनी प्रैक्टिस करने से आपको ये क्लियर हो जाएगा एक्चुअली में फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है। तो जब उन्होंने बात की किसी भी चीज को जलाने की, तो केमिकल चेंज के लिए हमारे दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए और वो ये है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है हमारा सब्सटेंस एक न्यू फॉर्म होता है, कोई भी पुरानी प्रॉपर्टी नहीं रहती, प्रॉपर्टीज नहीं हो जाती हैं, सब्सटेंस जो है वो बिल्कुल न्यू होता है, राइट। तो जब भी कोई चीज जलती है तो पहली चीज जब दिमाग में आती है जलने के बाद आपका पुराने से कुछ लेना देना नहीं होता, बिकॉज ऑब्वियसली जो उसके बाद आपको मिलता है दैट्स टोटली समथिंग डिफरेंट जो पहले की चीज में नहीं था। सो जब हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ सब्सटेंस की, यस इट इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि बर्निंग से हमेशा आपके पास एक न्यू सब्सटेंस आएगा और इस प्रोसेस को आप कभी भी रिवर्स नहीं कर पाओगे, वो हमेशा इरिवर्सिबल हो जाता है। एंड केमिकल चेंज को हम एक परमानेंट चेंज भी बोलते हैं, क्योंकि वंस इट्स डन, आप दोबारा वापस नहीं जा सकते, राइट। तो ये तीन चीजें हैं, जब भी कोई केमिकल चेंज पे क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होना चाहिए, क्या मेरे पास नया सब्सटेंस बना, क्या ये एक टेम्परेरी चेंज है या परमानेंट चेंज है, और क्या ये एक रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर आप इन तीन क्वेश्चन का आंसर अपने माइंड में दे दोगे आपको पता चल जाएगा ये कौन से टाइप ऑफ चेंज है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इज रस्टिंग ऑफ आयरन अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज। तो हम दोबारा से वही तीन सवाल पूछते हैं खुद से। जब रस्टिंग ऑफ आयरन होता है क्या एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है? यस। क्या ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है? नो। क्या ये एक परमानेंट चेंज है? यस। तो इन सब से इंडिकेशन ये मिलता है कि ये एक केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पे नया सब्सटेंस भी बन रहा है, ये इरिवर्सिबल भी है और ये एक परमानेंट चेंज है, क्योंकि जब एक बार चीज पे जंग लग जाता है आप दोबारा से चीज को नया नहीं कर सकते। आप बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते रहोगे जिससे वो खराब ना हो, लेकिन आपके पास पुराना वाला जो ओरिजिनल पीस था वो वापस नहीं आता। नेम अ मेटल विच बर्न्स विद अ dazzling white flame। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं जो सब अपनी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज विच इज शोन बाय मैग्नीशियम, जहां पे उस मैग्नीशियम रिबन को बंद करते ही एक बहुत ही सुंदर सा व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस होता है। तो जहां पे भी व्हाइट फ्लेम की बात आएगी आपका दिमाग सीधा मैग्नीशियम पे जाना चाहिए। नेक्स्ट, नेम वन मेथड विच कैन प्रिवेंट रस्टिंग। जो मैंने अभी बात करी थी, हम रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे तरीके करते हैं, बट रस्टिंग से आप ओरिजिनल सब्सटेंस पे नहीं जा सकते हो। तो यहाँ पे आंसर में सिर्फ पेंटिंग लिखा हुआ है, बट पेंटिंग सिर्फ एक ओनली आंसर नहीं है, इसके बहुत सारे आंसर है। अगर इसकी जगह आप ग्रीसिंग, ऑयलिंग कुछ भी लिखोगे वो सब सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ एक मेथड पूछा था, इसलिए मैंने पेंटिंग लिखा। ओके, Which of these is odd one out? अब दोबारा से हमें इन सब दिए हुए ऑप्शन में से रिलेशनशिप ढूंढना है। रस्टिंग, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्स्टिंग ऑफ अ क्रैकर, इन सब में से कौन सी चीज खटक रही है? अगर मैं रस्टिंग की बात करूं, क्योंकि ये चैप्टर केमिकल और फिजिकल चेंजेस पे है, तो ऑब्वियसली मेरा दिमाग सीधा यही जाएगा इनमें से कौन सी चीजें फिजिकल चेंज है और इसमें से कौन सी चीजें केमिकल चेंज है। तो जो मैं समझ पा रही हूँ और जो आप समझ पा रहे हैं उसके हिसाब से रस्टिंग, बर्निंग, बर्स्टिंग, ये सारे केमिकल चेंजेस हैं, क्योंकि इन सब में नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ये सब इरिवर्सिबल है और ये सब परमानेंट चेंजेस हैं। लेकिन अगर मैं मेल्टिंग ऑफ वैक्स की बात करती हूँ तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि वैक्स की सिर्फ स्टेट चेंज हुई है, राइट। पहले वो किसी और शेप में था, अब किसी और शेप में है, रही तो वैक्स ही। आप उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, लोग वैक्स के साथ ऐसा करते हैं, पुरानी वैक्स को दोबारा से कैंडल्स बना देते हैं उसकी, और ये एक टेम्परेरी चेंज होता है क्योंकि आप उसको रिवर्स कर सकते हो। तो इस हिसाब से हमारा मेल्टिंग ऑफ वैक्स इन सारे ऑप्शंस में से ऑड वन आउट है, क्योंकि ये एक फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट, inflating a balloon is considered to be a physical change, explain। अगेन 3 क्वेश्चंस जो इस चैप्टर का पूरा क्रंच है। जब आपसे कोई भी फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज पूछेंगे, इन्फ्लेटिंग अ बलून का मतलब ये है मैंने गुब्बारा फुलाया। अब मन में सवाल ये आता है क्या कोई नया बना प्रोडक्ट? नहीं, पहले गुब्बारा बनता, अब गुब्बारा फूल गया, गुब्बारा गुब्बारा ही है। देन क्या ये एक रिवर्सिबल चेंज है? यस। अगर मेरा मन करेगा तो मैं उसको दोबारा फुला लूंगी और मेरा मन करेगा तो मैं उसको दोबारा हवा उसमें से निकाल लूंगी। एंड लास्ट, इज इट अ परमानेंट और अ टेम्परेरी चेंज? ये एक टेम्परेरी प्रोसेस है, क्योंकि जैसा आपका मन करेगा आप उसको दोबारा भी वैसे कर सकते हो। सो द इंडिकेशन इज दैट इट इज अ फिजिकल चेंज। ओके,
All right. We should get the iron grills painted frequently. Why? It is related to what? It's related to rusting. क्योंकि यहाँ पे वो पेंटिंग की बात कर रहे हैं और अभी हमने पढ़ा था पेंटिंग इज वन ऑफ द मेथड्स जो रस्टिंग को प्रिवेंट करता है. क्योंकि प्रिवेंशन में हमें क्या करना है, हमें हवा और पानी को आयरन के साथ टच में नहीं आने देना. तो हम ऑयल वाली चीजों का यूज करते हैं जिसकी हम लेयरिंग ऊपर देते रहते हैं ताकि हवा और पानी उससे दूर रहे. सो पेंटिंग इज कंसिडर्ड टू बी डन टू प्रिवेंट रस्टिंग फ्रीक्वेंटली, ताकि थोड़े थोड़े टाइम में अगर कहीं से भी लोहे का पेंट उतर जाए या लोहा दिखना शुरू हो रहा है तो वहां से हवा पानी एंटर ना हो, इसलिए थोड़े टाइम के बाद आप खुद ही उसको पेंट कर दिया करें. What happens when carbon dioxide gas is passed through lime water? Is it a physical or a chemical change? तो उनका कहने का मतलब है जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास करना शुरू करते हैं तो इस प्रोसेस को आप फिजिकल चेंज बोलोगे या केमिकल चेंज बोलोगे. तो सबसे पहले हमें देखना है इन दोनों को मिक्स करने पे होता क्या है. जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो जो हमारा सोल्यूशन है वो मिल्की टर्न हो जाता है. मिल्की मतलब दूध के जैसा कलर आ जाता है उसके अंदर. सो ये एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन का इसलिए है क्योंकि जब एक बार वो मिल्की टर्न हो जाएगा तो ना आप कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर सकते हो उसमें से और ना आप लाइम वाटर को अलग कर सकते हो. आपके पास जो प्रोडक्ट है मिल्की वो एक नया सब्सटेंस है और मैंने जैसे अभी बोला हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है. एंड थर्ड, इट इज अ परमानेंट चेंज क्योंकि उसके बाद आप वापस उस पर नहीं जा सकते. वो अगर इरिवर्सिबल होगा तो परमानेंट अपने आप हो जाएगा. हेंस इट्स कंसिडर्ड टू बी अ केमिकल रिएक्शन. What is the powdery ash formed by burning a magnesium ribbon called? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपने ये तो पता है हमें क्योंकि वो बर्न हो रहा है तो ये एक केमिकल चेंज होगा. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जब वो बर्न हो जाता है तो उसके बाद जो पाउडरी एश बच जाती है मैग्नीशियम रिबन की, हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्योंकि जब आपने बर्निंग की थी तो ये मैग्नीशियम जो है वो चेंज हो गया था उसके ऑक्साइड्स में, राइट. और अगला क्वेश्चन है कि यही मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? अब यहाँ पे केमिकल इक्वेशंस का यूज हो रहा है क्योंकि वहां ऑक्सीजन थी तो ऑक्साइड बना. अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? वाटर ऐड कर रहे हो. वाटर इज H2O. तो जब आप वाटर ऐड करोगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड चेंज हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में. एंड फ्रॉम वेयर दिस हाइड्रोक्साइड केम? इट केम फ्रॉम वाटर. सो दिस इज हाउ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. Now let's see, does magnesium hydroxide turn blue litmus to red और red litmus to blue? इसका मतलब जो मेरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना था उसका नेचर क्या है? अगर मैं लिटमस पेपर यूज करती हूँ तो आपको यही पता चलेगा कि वो एसिड है या वो बेसिक है और या वो न्यूट्रल है नेचर में. न्यूट्रल होना तो मुश्किल है क्योंकि नाम से भी कुछ इंडिकेशन आता है और ये मैंने आपको पढ़ाया था जब हम ये चैप्टर कर रहे थे. तो मैं तो बिना लिटमस पेपर टेस्ट किए ही मैं बता सकती हूँ नाम पढ़ के कि ये एसिड होगा या बेस होगा. लेट्स सी आप कितना जानते हैं. आपके हिसाब से रेड लिटमस पेपर ब्लू टर्न होता है जो ये इंडिकेशन होता है कि हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, इसीलिए रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न होगा. ओके, बिकॉज ये होता तब है जब बेसिस होते हैं. नेम द गैस evolved when dilute hydrochloric acid is added to a zinc granule. यानी आपके पास जिंक का एक पीस है और आपने उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला. कुछ आवाज आई, कुछ गैस रिलीज हुई, हमें उसका नाम बताना है. तो ये हम तब करते हैं जब हम ये रिएक्शन अपने सामने करते हैं और उस रिएक्शन में जो गैस इवॉल्व होती है उसको हाइड्रोजन बोला जाता है. तो ये चीजें आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए कि अगर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं तो क्या हो रहा है. अगर हम लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पास कर रहे हैं तो मिल्की फॉर्म हो जाएगा. अगर आप जिंक को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो आपके पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. ठीक है, ये हमने सब थ्रू आउट द चैप्टर पढ़ा है. What is the process of depositing a layer of zinc on an iron article called? This is again one of the methods to prevent rusting. और ये थोड़ा एक्सपेंसिव मेथड है तो इसीलिए जहाँ पे आप थोड़ा हाई क्लास चीजें बनाते हैं, घर की चीजें जहाँ पे आपने आयरन जो लोहे की बनी हुई है वहां पे हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, जहाँ पे हम एक जिंक की लेयरिंग देते हैं आयरन आर्टिकल पे ताकि एयर और मॉइस्चर एंटर ना करें और वो आयरन खराब ना हो. राइट. What is rust? What chemical change occurs during rusting? So अभी rusting की हमने कितनी सारी बात करी तो अब हम देखते हैं हम rust को define कैसे करते हैं. It is a reddish brown substance that forms on iron surface. Pure metal reacts with oxygen and water from atmosphere to form oxides of hydroxide जिसको हम rust बोलते हैं.
ठीक है। तो ये एक रेड ब्राउन कलर का सब्सटेंस है और आपने देखा है जब किसी भी चीज पे जंग लगता है तो उसका अपीयरेंस कैसा आता है, और वो कहीं ना कहीं आप उसको टच भी करोगे तो वो ब्राउन पाउडर होता है जो आपके हाथ पे भी लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो धीरे 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 डेटोराइट होता है। इतना मोटा लोहा जैसे उसको खाना खाना शुरू हो गया है, तो उसकी जो लेयर है वो दिन ब दिन पतली होती जाएगी जब अगर आप उसका कुछ नहीं करेंगे, राइट। तो हम जब भी रस्टिंग का प्रोसेस देखते हैं तो ये चेंजेस उसमें आते हैं। जो भी प्योर मेटल था आपका, यानी जो ओरिजिनल आयरन था, वो ऑक्सीजन और वाटर, हवा पानी दोनों के साथ रिएक्ट करता है और उसके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं, जिसकी वजह से वो धीरे 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 पतला होता जाता है, और अगर आप उसका कुछ नहीं करते तो वो अपने आप ही खत्म हो जाता है, राइट। और यही सारी चीजों को बचाने के लिए, इस वाटर और इस ऑक्सीजन को बचाने के लिए ही हम ये सारे प्रोसेस करते हैं। पेंटिंग, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है, डिपेंडिंग अपॉन हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। सो व्हाट इज अलॉइंग, नेम एनी वन अलॉय। तो क्वेश्चन ये है कि अलॉइंग क्या होती है और हमें एग्जाम्पल देना है अलॉय का। तो अलॉइंग इज ऑल्सो अ मेथड जहाँ पे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो क्वालिटीज हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ताकि जितना भी लॉस हो रहा है या कई बार इट डज नॉट वर्क आउट, वो वर्क हो जाए। तो ये ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंटेशन जो है साइंस का बेसिस है, राइट। तो यहाँ पे भी हम क्या ट्रायल बेसिस करते हैं, हम दो मेटल्स को कंबाइन करके देखते हैं, या फिर हम कॉम्बिनेशन एक मेटल और एक नॉन मेटल का लेते हैं, ताकि जो हमारा प्रोडक्ट बने उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। इसका एग्जाम्पल है जब हम टिन को कॉपर के साथ मिक्स करते हैं तो जिंक आता है, और जिंक हम बहुत जगहों पे यूज करते हैं कॉपर और टिन से ज्यादा। इसी तरह से और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। स्टेनलेस स्टील, जिसमें हम सब खाना खाते हैं, हम स्टील में खाना कभी नहीं खाते, हम स्टेनलेस स्टील ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वो भी एक अलॉय का एग्जाम्पल है जहाँ पे प्रॉपर्टीज बहुत इंप्रूव्ड होती हैं, राइट। What is crystallization? Crystallization एक ब्यूटीफुल टेक्निक है जहाँ पे हम क्रिस्टल्स को फॉर्म करते हैं अपने प्योर मेटल से। So it is a separation technique that is used to separate solid from liquid. Making sugar is an example of crystallization. आपकी टीचर ने आपको ये एक्टिविटी स्कूल में भी कराई होगी। जो आप चीनी के दाने देखते हो, बहुत सुंदर डायमंड शेप के क्रिस्टल्स होते हैं। यूजुअली ऐसा नहीं होता, प्योर सोल्यूशन पाउडर फॉर्म का भी हो सकता है, चीनी उसमें भी हो सकती है। बट हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने एक एक्टिविटी की थी जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम क्रिस्टल्स को फॉर्म करते हैं और आप उनको स्टडी कर सकते हो। सो बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन वो टेक्निक है जहाँ पे आप दो चीजों को सेपरेट आउट कर रहे हो, सॉलिड को लिक्विड में से, क्योंकि हम लिक्विड सोल्यूशन को ही चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं सॉलिड फॉर्म में, जहाँ पे हमें सॉलिड क्रिस्टल्स मिलते हैं, राइट। नेक्स्ट, मोस्ट फिजिकल चेंजेस आर। अब आपके हिसाब से क्या ऑप्शन होना चाहिए? जितने भी फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, या हमेशा गैस रिलीज होती है उसमें से, या फिर उसमें से स्मेल आता है। सो द आंसर इज रिवर्सिबल, क्योंकि फिजिकल चेंजेस में नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, हमेशा याद रखना, और वो टेम्परेरी चेंजेस होते हैं, तो इसीलिए वो रिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि आप उसको दोबारा से रिपीट कर सकते हो। नेक्स्ट, Which of the following is incorrect for the reaction between iron nail and copper sulfate solution? ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी थी जब हमने चैप्टर किया था, जहाँ पे हमने आयरन नेल्स और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को 3 टेस्ट ट्यूब में अलग अलग लेवल्स पे टेस्ट किया था। तो जब आपको अगर वो याद होगा तो उसका आउटपुट इनमें से क्या आना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं बताना, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है कि क्या एक्चुअली उस टाइम पे नहीं हुआ होगा। सो द कॉपर सल्फेट आयरन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो आयरन सल्फेट और कॉपर प्रोड्यूस होगा। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि a heavier metal always displaces from a less मेटल। तो यहाँ पे कॉपर की जगह हमेशा आयरन रिलीज होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन जो है वो, ये जो इक्वेशन है हमारी, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज हाइड्रोक्साइड। अब दोबारा से आप बिना लिटमस पेपर के, बिना कुछ किए भी इस सॉल्यूशन का, इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, क्योंकि हाइड्रोक्साइड है। हाइड्रोक्साइड हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं, तो अगर हम लिटमस पेपर ना भी यूज करें तो भी हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। नेक्स्ट, Which of these cannot be used to prevent rusting of iron? अब rusting of iron के लिए क्या करना था हमें एक लेयर लगानी होती है आयरन के ऊपर, ताकि हवा पानी टच ना कर सके लोहे को। तो इनमें से अगर हम पेंटिंग करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं, लॉइंग करते हैं, जो भी हम पढ़ चुके हैं, उसमें हम एक लेयर हमेशा देते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट कुकिंग? कुकिंग में कभी कोई लेयर नहीं होती। इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज मेथड्स। सो द आंसर which is not helping in preventing the rusting of iron is cooking.
When a zinc granule is placed in a test tube containing dilute hydrochloric acid, which of the following is not observed? सबसे बड़ी बात बच्चे क्वेश्चन गलत पढ़ते हैं. Which of the following is not observed है. तो रिएक्शन जिंक ग्रैन्यूल और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और मैं आपको इसका आंसर बता चुकी हूँ. तो इनमें से आपके हिसाब से क्या नहीं होना चाहिए? अ डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है मैग्नीशियम रिबन की, राइट. तो जब ये रिएक्शन होगा तो ये तीनों चीजें होंगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है, पॉप साउंड भी आती है, और टेस्ट ट्यूब बॉम्ब हो जाती है क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज होती है. लेकिन वाइट डार्जलिंग फ्लेम नहीं आता क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारी मैग्नीशियम रिबन की थी. ओके. Praveen had studied that a chemical change may be accompanied by evolution of a gas. When he heated water in a container, he saw liquid water converting into gas. Is it a physical change or a chemical change, or why not? तो कुछ भी आपका आंसर है, आपको जस्टिफिकेशन देनी है. केमिकल चेंज में गैस का इवोल्यूशन होता है, लेकिन यहाँ आपने पढ़ा है when you heat water in a container, liquid water is converting into a gas. Yes, यहाँ पे भी गैस रिलीज हो रही है. तो उनका क्वेश्चन यही है कि क्या फिर हम इसको भी केमिकल चेंज बोलेंगे? देखो, केमिकल और फिजिकल चेंजेस सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज पे मैटर करता है. क्या न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ है, क्या ये रिवर्सिबल है, या टेम्परेरी है, या परमानेंट है. अब जब यहाँ पे लिक्विड वाटर गैस में कन्वर्ट हुआ, सबसे पहले तो ये सोचा जाएगा कि क्या न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ. पानी तो पानी था, बस स्टेट चेंज हुई. पहले वो लिक्विड में था, अब वो गैस स्टेट में चला गया है. दूसरा, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि अगर मेरे पास गैस आई, मैं उसको कन्वर्ट करूंगी, कंडेंस करूंगी, तो वो लिक्विड वाटर में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा. ये रिवर्सिबल है. एंड थर्ड इज, ये एक टेम्परेरी चेंज है, क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया कि मैं गैस से दोबारा लिक्विड कन्वर्ट कर सकती हूँ, तो वो एक टेम्परेरी चेंज है. तो इस हिसाब से चाहे वो गैस रिलीज हुई, लेकिन वो गैस जो है दैट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ स्टीम. Hence, this change is not a chemical change because no new substance is formed. It is a reversible process and it is a temporary change. Right? तो again, कोई भी किसी भी तरह का कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्यों ना, आपको सिर्फ 3 सवालों का जवाब अपने दिमाग में सोचना है, जैसा मैंने अभी समझाया. Okay. Give an example of a chemical change which is accompanied by change in color. तो आपके आसपास इतनी सारी चीजें होती हैं जहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, राइट. आपके सामने फ्रूट्स राइपन होते हैं ना, जब फल पक जाते हैं उनका रंग चेंज हो जाता है, तो वो भी तो एग्जाम्पल एक केमिकल चेंज का ही है ना. तो आप कुकिंग भी दे सकते हो. आप जब इनिशियली सब्जियां काट के डालते हो और जब वो पक के आती हैं, तो दोनों में कितना फर्क होता है. ना टेस्ट वैसा रहता है, ना शक्ल सूरत, और ना कलर. देन रिलीज ऑफ एनर्जी. रिलीज ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि वो ऐसा चेंज है जहां पे आप कुछ भी, जो भी चेंज हो रहा है उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है, जिसका एग्जांपल है कंबशन, बर्निंग, राइट. क्योंकि जब भी आप कुछ भी चीज जलाते हो, सबसे पहले हीट एनर्जी रिलीज होती है उसमें, राइट. तो कंबशन इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, क्योंकि नया सब्सटेंस भी बनेगा, वो केमिकल चेंज भी है, और उसके साथ आपकी एनर्जी भी रिलीज हो रही है. थर्ड इज एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी. केमिकल चेंज तो वो है, यही तो मांग है क्वेश्चन की, चेंज केमिकल ही होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये चीजें होनी चाहिए. तो ऐसा प्रोसेस, ऐसा चेंज फोटोसिंथेसिस होता है, जो एक केमिकल चेंज है, और इस केमिकल चेंज में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि खाना बनता है, तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है. हेंस फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज विद एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी. ओके. What happens when carbon dioxide gas is passed through lime water? It is a physical or a chemical change. अब वही सोचना है आपको. मेरे पास लाइम वाटर था, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से पास की, और इसका आंसर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो क्या होता है जब भी आप ये करते हो, तो वो जो वाटर है वो आपका मिल्की बन जाता है. अब जब वो मिल्की बना, आपके पास दोबारा 3 क्वेश्चन आते हैं. क्या मेरे पास नया सब्सटेंस बना? यस, क्योंकि वो मिल्की चेंज हो गया है, उसकी प्रॉपर्टीज लाइम वाटर से बिल्कुल अलग है. दूसरी बात, क्या आप रिवर्स कर सकते हो इस प्रोसेस को? नहीं. एक बार मिल्की बना, मैं दोबारा लाइम वाटर पे नहीं जा सकती. एंड थर्ड, यस, इट्स अ परमानेंट चेंज, क्योंकि आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो. इसीलिए हम उसको एक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं और अ केमिकल चेंज बोलते हैं. ओके. नेक्स्ट, लिस्ट द डिफरेंसेस बिटवीन अ फिजिकल एंड अ केमिकल चेंज. ये क्वेश्चन जानबूझ के लास्ट में रखा था, क्योंकि यहाँ पे भी आपको वही 3 सवाल पूछने हैं, जिनके आंसर दोनों कैटेगरीज में अलग होंगे. फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, केमिकल चेंज में हमेशा एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है.
फिजिकल चेंज यूजुअली रिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि एक दो ऐसी सिचुएशंस हो सकते हैं जहां पे आप उसको रिवर्स ना कर सको under some conditions, but usually it is reversible and a chemical change is always an irreversible change. फिजिकल चेंजेस को हम टेम्परेरी चेंज बोलते हैं क्योंकि वो रिवर्स हो जाते हैं, इसीलिए वो थोड़े टाइम के लिए, आप उसको टेम्परेरी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सिचुएशन इरिवर्सिबल है तो वो चेंज हमेशा परमानेंट रहता है, आप वापस नहीं जा सकते हो, राइट। सो ये मेन 3 एग्जाम्पल्स हैं, और इसके बाद जैसा कि हमने इतनी लिस्ट लंबी पड़ी एग्जाम्पल्स की, आप कुछ एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं दोनों के। ओके, गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट्स, ये आपको करेक्ट करके लिखनी है, इन सब में एक एरर है, और क्योंकि हमने इतना सब कुछ पढ़ा है तो हमारा लॉजिक बताता है कि हम कहाँ गलत हो सकते हैं। जब ये इक्वेशन आई थी, आपका कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कभी होता ही नहीं, क्योंकि आपको पता चल रहा है ये इक्वेशन रस्टिंग की है, आयरन प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि हवा पानी का होना जरूरी है ताकि रस्टिंग हो सके। सो हमारी प्रॉब्लम थी CO2 के साथ, इट इज नॉट CO2, इट इज ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट, लाइम वाटर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये प्रॉब्लम हम बहुत बार आज की क्लास में एक्सरसाइजेज में भी सॉल्व कर चुके हैं, तो बहुत क्लियर है कि लाइम वाटर में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाती है, जिसकी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो मिल्की होता है, जो हम बार बार मिल्की मिल्की पढ़ रहे हैं, दैट्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर इज रिलीज्ड। सो इस इक्वेशन में गलती थी ऑक्सीजन, जिसकी जगह आपके पास CO2 होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, कॉपर प्लस आयरन सल्फेट गिव्स कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। इसमें क्या गड़बड़ है? इसमें गड़बड़ ये है कि जब भी हम आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं, आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, और जो भी एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है वो हमेशा कम रिएक्टिव के साथ उसकी जगह ले लेता है, जो होगा आयरन जाके आयरन सल्फेट से कंबाइन करेगा, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है और आपके पास कॉपर बचेगा। ओके, नेक्स्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले यहाँ देख के ही पता चल रहा है कि अगर हाइड्रोक्साइड्स बन रहे हैं तो यहाँ पे कहीं हाइड्रोजन का तो रोल ही नहीं दिख रहा आपको, तो हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा? तो यही हमारी गलती है कि यहाँ पे हाइड्रोक्साइड की जगह ऑक्साइड होना चाहिए, क्योंकि देयर इज नो हाइड्रोक्साइड मेंशन्ड हियर। तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ना कि हाइड्रोक्साइड। सो आई होप ये एक्सरसाइज बहुत इंटरेस्टिंग लगी आपको, और आपने बहुत सारी चीजें रिकैप की, रिवाइज की, और अगली टाइम के लिए अलर्ट हुए। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ गुड डे।